वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात होगा कि जो रिवीजन क्लास होती है हमारी, उसमें संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके एक तीव्र गति से एक क्विक रिवीजन आपका करवाया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करता है। एक ब्रह्मास्त्र की भांति आपके लिए होता है महासंग्राम रिवीजन क्लास। तो 2024, 25, 26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दूं कि यह वीडियो आपके लिए इतना उपयोगी है कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, इस वीडियो को ही देख करके जाते हैं परीक्षा में, तो आपका कुछ ना कुछ एक प्रकार से मतलब कुछ ना कुछ क्या लगभग आप मान लीजिए आपका तैयार हो जाएगा। आप कुछ नहीं पढ़ते हो, आपको एक प्रकार से आपने बहुत पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है और आप मतलब चाहते हैं कि भई हमको अच्छा नंबर मिले, रिवीजन आपको चाहिए, या आपने पढ़ा भी है ज्योग्राफी, ठीक है? या फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको पता भी है, आप पढ़े भी हैं, तो आपको एक प्रकार से क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो आपको भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जानना होता है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे और उनको किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक क्लास ली है और क्विक रिवीजन का सीधा-सीधा मतलब होता है कि हर एक टॉपिक के मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ और तीव्र गति से, ठीक है? ताकि कम समय में आपके संपूर्ण सिलेबस के बारे में जाना जा सके, समझा जा सके। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको सरल से सरल शब्दों में बताने का काम करूँगा। मैंटिल, मैंटिल जो होता है ये क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है उसी में मैंटिल, क्रस्ट ये सब होते हैं, ठीक है? अब मैंटिल है क्या? ठीक है, मैंटिल जो होता है भूपर्पटी के नीचे, भूपर्पटी मतलब होता है जो ऊपर की पपड़ी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर की पपड़ी जो होती है, यानी कि जो ऊपर की पपड़ी है इसको भूपर्पटी कहते हैं। तो उसी भूपर्पटी के नीचे का भाग जो होता है मैंटिल कहलाता है, ठीक है? और उसके बाद में अगर बात करें, ठीक है? तो भूपर्पटी के नीचे का भाग मैंटिल कहलाता है और खास करके मतलब बीच का भाग जो होता है उसी को मैंटिल बोलते हैं, भूपर्पटी ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, ठीक है? नहीं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। तो सबसे ऊपर होता है आपका क्रस्ट, ठीक है? भू मतलब मान लेते हैं एक मैं पृथ्वी बना दूँ, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ये प्रश्न आपका है, देखें, ये होती है आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी ये है, अब इस पृथ्वी के अगर केंद्र की बात की जाए या पृथ्वी के अंदर क्या है, तो इसको निकालने के लिए हमने पृथ्वी को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज़ कर लिया। अब देखिए, ये वाला जो पोज़ीशन है मैंने यहाँ से काटा है, तो ये देखिए ये, ठीक है? अब इतनी यहाँ चूँकि पृथ्वी की केंद्र यहीं पर होगा, तो उसकी त्रिज्याएँ समान होती है, तो कहीं से भी आप काट लो, तो इतना मतलब हमने हिस्सा यहाँ पर रखा है। तो ये जो हिस्सा है ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा है और इसी ऊपरी हिस्से को मेरे भाई, इसी ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? इसी ऊपरी हिस्से को बोलते हैं भूपर्पटी, या कुछ मोटाई मतलब इसकी मोटाई भी होती है, तो इसी मोटाई वाले हिस्से को बोलते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट जिसको कहते हैं। इसी क्रस्ट के नीचे क्या होता है आपका? इसी क्रस्ट के नीचे होता है भैया आपका क्या? इसी क्रस्ट के नीचे आपका होता है मैंटिल, ठीक है? क्या होता है? मैंटिल होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। और मैंटिल के नीचे आपको जानते हैं क्या होता है? मैंटिल के नीचे आपका होता है भई क्या? उसके नीचे होता है आपका कोर, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि आपका जो नीचे वाला भाग होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, उसके बाद में मैंटिल और फिर उसके बाद में आपका होता है क्या? उसके बाद में आपका आता है आपका जो है कोर। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड हैं ये सारे पहलू जिसके बारे में मैंने चर्चा करी। आइए अब हम और भी बारीकी के साथ अध्ययन करने का काम करते हैं। देखिए, मैंटिल, तो भूपर्पटी के नीचे का भाग मैंटिल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन जो होता है पाया जाता है। इसका औसत घनत्व जो होता है मैंटिल का वो 4.5 होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है, मतलब कि इसमें भारी भारी चट्टानें होती हैं इसके मतलब मैंटिल वाले एरिया में पृथ्वी के, ठीक है? और इस भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा धातु की मतलब भी मिलते हैं। और इस भाग में आपको बता दूं कि प्राथमिक तरंगों की गति जो होती है, भूकंपीय जो प्राथमिक तरंगें होती हैं, उनकी गति 9 यानी कि 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मैंटल की जो मोटाई है पृथ्वी की अर्धव्यास से आधी, यानी कि एक प्रकार से 3000 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है मैंटल की, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे।
और आपको बता दूं, एक और स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना बांटी थी। तो स्वेस महोदय ने जो है रासायनिक आधार पर तो उसको बांटा था उन्होंने सियाल, सीमा, निफे। तो एक जो ऊपरी परत है उसमें सियाल, उस इसको बोलते हैं सियाल। सियाल मतलब होता है SiAl। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता इसमें पाई जाती है इस वाले एरिया में, इसीलिए इसको जो ऊपरी एरिया होती है उसको सियाल बोलते हैं। इसके बीच के एरिया को सीमा बोलते हैं। सीमा जो होती है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाई जाती है, इसीलिए इसको सीमा बोलते हैं। ठीक है। और जो तीसरी आपकी होती है बीच वाली, मतलब एकदम नीचे वाली, उस एरिया को बोलते हैं निफे। निफे मतलब होता है Ni, ठीक है, या फी, यानी निफे का मतलब होता है निकल और फेरस, यानी कि जो एक प्रकार से लोहा वाला एरिया होता है, मतलब कि लोहा जो होता है, फेरस और निकल, ये दोनों तत्वों की प्रधानता होती है, अधिकता होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। ये 3 पार्ट होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। दूसरा पॉइंट आपका है भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी या अंग्रेजी में उसी को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट की मोटाई जो होती है यानी गहराई जो होती है, उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो क्रस्ट की मोटाई जो है महाद्वीपों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर रहती है, और महासागरों के नीचे मतलब सॉरी, महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है, ऐसा माना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एवं जियोफिजिक्स के अंतर्गत शोध परियोजना के परिणामों के अनुसार जो क्रस्ट की मोटाई बताई गई है ऊपरी परत की, भूपर्पटी की, पृथ्वी के ऊपरी भाग की, उसकी मोटाई बताई गई है 30 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है। और अन्य स्रोतों के अनुसार 100 किलोमीटर की मोटाई बताई जाती है पृथ्वी के क्रस्ट की, ऊपरी भूपर्पटी की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो आपसे पूछे कौन कौन से भूपर्पटी होते हैं, तो एक ऊपरी भूपर्पटी और एक निचली भूपर्पटी। ठीक है, इन दोनों भागों में भूकंपीय लहरों की जो गति होती है उनमें अंतर पाया जाता है। भूकंपीय, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने के लिए सबसे पहली बात है कि भाई या तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पता लगाया जाता है, या ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर में क्या है। इसके अलावा ताप दाब घनत्व के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। और फिर या तो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए कुछ विद्वानों ने, रूस के कुछ विद्वान थे, तो कोला नामक स्थान पर उन्होंने एक गड्ढा बनाना शुरू किया कि पृथ्वी की खुदाई करेंगे, और खुदाई करते जाएंगे और देखते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है। तो खुदाई खूब हुई, 18 किलोमीटर तक खोद लिया उन्होंने गड्ढा। लेकिन हुआ क्या कि भाई वो गड्ढा जो खोदा गया, वो खोदते खोदते क्या हुआ कि उस गड्ढे में एक प्रकार से मतलब गड्ढे में जो मशीनें थी वो गल जाने लगी, मतलब कि इतना ताप बढ़ने लगा, मतलब कि वो मशीनें काम करना बंद हो जाती हैं, एक समय आता है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वो खोदने वाला जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया। तो इसी दृष्टि से जो है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका पता अन्य अन्य स्रोतों के आधार पर लगाया जाता है। ताप दाब घनत्व की बात करें, चाहे भूकंप और ज्वालामुखी की बात करें, चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत है उनकी बात करें। ठीक है, तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, उन्हीं की गति में अंतर पाया जाता है जहाँ जहाँ पर। तो वैसे वैसे हम पता लगा पाते हैं कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर पृथ्वी तरल पदार्थ में है, कहाँ पर क्या है। उस सारी चीज़ें पृथ्वी की मतलब पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगे गति करती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पता लगा पाते हैं। वैसे यह मान्यता है कि भूपर्पटी की रचना एक ही प्रकार के पदार्थों से हुई है। घनत्व में अंतर दबाव के कारण है ये। ठीक है, और इसी कारण से भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो उन्हीं गति के आधार पर जो भूकंपीय तरंगों की, उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक निचली भूपर्पटी और एक ऊपरी भूपर्पटी। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, असंबद्धता। असंबद्धता की अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो असंबद्धता होती है, ये एक प्रकार से 2 चीज़ों को मिलाने का काम करती है। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी, ये आंतरिक संरचना, अभी मैं आपको उसको समझा रहा हूँ। तो क्रस्ट के निचले आधार, क्रस्ट कौन सा है? क्रस्ट यानी भूपर्पटी। तो ये निचला आधार इसका ये है, भूपर्पटी का निचला आधार ये है। तो ठीक है, इसी निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। और निचले क्रस्ट में पी यानी जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उन्हीं को पी कहा जाता है। तो भूकंपीय की जो प्राथमिक तरंगे होती हैं 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ करके 7.9 किलोमीटर से लेकर के 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह क्रस्ट तथा उसकी मतलब ऊपरी मेंटिल के बीच में, तो मेंटिल बीच वाली एरिया होती है। तो देखिए ये मेंटिल वाली एरिया है। ठीक है, ये तो इसी के बीच का जो ये एक प्रकार से ये लाल लाल मैंने बनाया है, यही जो एरिया होती है इसी को बोलते हैं असंबद्धता। ठीक है,
असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि यहाँ पर यहाँ तक एक प्रकार से आप देखते हैं लहरों की गति और इनकी विशेषताएं सेम आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो उसमें कुछ गतियाँ क्या होंगी, अलग टाइप की मिलेंगी, और उसके बाद में यहाँ की गतियाँ भी अलग होंगी। इस कुछ एरिया की गतियाँ एक प्रकार से अलग होंगी जो कि अलग करती हैं। यानी एक जो है एक इसे क्रस्ट को, यानी कि क्रस्ट को अलग करती हैं किससे, मेंटल से अलग करने वाली जो असंबद्धता होती है उसी को मोहो असंबद्धता कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य में एक असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और जिसकी खोज सबसे पहले 1909 ईस्वी में मोहरोविकिक महोदय के द्वारा करी गई थी, और इसीलिए इसको मोहरोविकिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है, क्लियर। तो ये है असंबद्धता। इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार की असंबद्धता है जो कि इन्हीं जो है मिलान के दृष्टि से काम आती कि भाई कोई क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, कोई कोर और मेंटल के बीच में है, इस तरीके से, ठीक है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, वी आकार की घाटी क्या है। वी आकार की घाटी ये एक प्रकार से अंग्रेजी का एक अक्षर होता है वी, उसी के आकार की घाटी हो जाती है। नदी घाटी का आकार अंग्रेजी अक्षर के वी के अक्षर जैसा होता है, तो उस घाटी को हम वी आकार की घाटी कहते हैं। ऐसी आकृति पहाड़ी भागों में आपको अधिक मात्रा में दिखेगी, और ऐसी जो पहाड़ियाँ मतलब जो आकृतियाँ होती हैं वी आकार की घाटी, वो पहाड़ी एरिया में आपको मिलेंगी। ऐसी घाटी किनारे ऊंचे व खड़े ढाल होते हैं। यह लंबावत अपर्दन ही नदी का मुख्य कार्य होता है। गार्ज या कैनियन इसी के विकसित रूप होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, इसके नीचे एक घाटी है, ये पहाड़, ये घाटी, ये पहाड़, ये घाटी। आप देखते हैं वलित पर्वतों के बीच में जो घाटियां होती हैं वो बी आकार की घाटी है। देखिए ये गड्ढा जो होता है यही बी आकार की घाटी का निर्माण करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बी आकार की घाटी जो होती है, चोटी जो होती है ऊपर होती है, और जो घाटी होती है वो नीचे की तरफ होती है। चोटी ये हो गई, ठीक है, और घाटी ये हो गई, क्लियर। और आप देखते हैं जिस तरीके से आप ये देखें, अब मिलाइए, ये छोटी घाटी ऐसे बनती चली जाती है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़े, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जब आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो हम और अच्छे तरीके से जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जियोग्राफी आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने का काम करूंगा। बस आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहिएगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लास शुक्ला स्टडी पॉइंट पर चलाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग अगले जो है 5 सेमेस्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। पांचवा प्रश्न है गोखुर झील। गोखुर झील की अगर बात की जाए तो जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है तो निरंतर आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है। इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। यहाँ नदी अब सीधे बहने लगती है। विसर्प का विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब आप देखते हैं नदियाँ विसर्प, विसर्प माने मोड़दार, जैसे सांप चलते हैं उसी तरीके से नदियाँ जो है चलती रहती है। जैसे मान लेते हैं नदियाँ बहती आ रही है यहाँ पर, अब रास्ते में उसके कोई एक प्रकार से मलबा पड़ा, नदियों ने अपना मोड़ बदला इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होती है नदियाँ इस प्रकार सर्पिलाकार आकार में ऐसे बहती हुई जाती हैं। तो जब नदियाँ इस तरीके से बहती हुई आगे बढ़ रही हैं तो इन्हीं नदियों के एक प्रकार से इस तरीके के बहने के बीच में आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से नदी का पानी जो होता है इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर आकर के बह गया। तो इस तरीके से बीच का गड्ढा कभी कभी मतलब बीच में कभी कभी खाली एरिया बच जाता है। तो खाली एरिया या फिर एक प्रकार से ऐसे बोले तो ये बीच के एरिया में कभी कभी पानी भर जाता है पूरे के पूरे एरिया में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में पानी भर जाता है। तो इसी को गोखुर झील कहते हैं। एक गऊ के खुर के समान होता है, देखें इस प्रकार से यहाँ पर झील का निर्माण हो जाए, यहाँ पर झील का निर्माण हो जाए। तो नदियाँ जब विसर्प आकार में या विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता रहता है और निरंतर आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पानी जो होता है वो एक प्रकार नदियाँ ऐसे बह रही हैं तो इन्हीं के बीच में पानी भर जाता है कुछ एरिया में, तो यही गोखुर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विसर्प का विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति झील के रूप में शेष रहता है। यह मुख्य नदी से अलग हुआ भाग होता है, और ऐसे विशाल विसर्प गोखुराकाल झीलों की आदर्श दशाएं मिसिसिपी नदी जो है, मिसिसिपी नदी में आपको जो है निचली घाटियों में आपको मिलेगा। इस प्रकार की गोखुर झील का निर्माण गऊ के खुर की जैसे एक प्रकार से आकृति होती है इस प्रकार की झील की, और नदियों के विसर्पाकार बहने से इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। झील का पानी जो होता है रुका हुआ होता है, नदियों का पानी बहता है, ये अंतर होता है दोनों में,
ठीक है। नदियाँ जो होती है एक प्रकार से लंबी होती हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। जो झील होती हैं वो गोलाई में होती हैं, न उनका जल स्थिर होता है। नदियाँ मान लेते हैं इधर से आ रही थी बहते-बहते ऐसे-ऐसे घूम करके जा रही हैं। अब बीच में क्या होता है, कभी-कभी यहाँ का पानी जो होता है कुछ मलबा आगे है तो धीरे-धीरे पानी यहाँ पर आता है। ये पानी यहीं पर भर जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हैं या कुछ ऐसे-ऐसे, तो क्या होता है बीच में पानी भर जाता है तो उसके बाद में वही चीज़ क्या बन जाती है, और फिर पानी का दबाव बढ़ता है तो पृथ्वी धँसने लगती है, उसके बाद में वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है जलोढ़ पंख क्या है? जलोढ़ पंख की बात की जाए तो जलोढ़ पंख जो होता है वो पर्वत पदीय भागों में, मतलब पर्वत का जो निचला एरिया होता है उन्हीं भागों में नदी त्रिकोणाकार या पंखाकार जमाव बिछाती है। छोटी-छोटी जो नदियों की धाराएँ होती हैं, सरिताएँ होती हैं एवं नाले होते हैं, वो शंकु की आकृति के तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव करते हैं और इन त्रिकोणाकार निक्षेपों को ही जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से एक शंकु का निर्माण करते हैं, ठीक है? एक शंकु का निर्माण करते हैं ये, ठीक है? त्रिकोणाकार, तो ऐसे ये, ठीक है? तो पर्वतीय भागों में नदी जो है त्रिकोणाकार, पंखाकार जमाव करती हैं, तो इसी को एक प्रकार से बोलते हैं, ये नदी की धारा ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ठीक है? और फिर इस प्रकार से ऐसे, तो एक प्रकार से एक इस तरीके से बना लेते हैं नदियाँ। मान लेते हैं ये पहाड़ है, ये पहाड़ था, इसी पहाड़ से क्या हुई कि नदियाँ यहाँ से बहीं, अब ये धारा सीधे निकल गई, एक धारा इधर से आ रही, इधर सीधे निकल गई, फिर ये धारा दोनों में आपस में मिल गई, तो ये क्या बनाती हैं, ये जलोढ़ पंख का निर्माण ये बन गया, ठीक है? समझ रहे हैं? जलोढ़ पंख इसी को कहते हैं। इनका क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल एरिया कम होती है। इनके सभी किनारों पर ढाल अधिक रहता है और प्रायः छोटी श्रेणियों के निचले भागों में, घाटियों के मैदानी भागों में प्रवेश से पहले बनते हैं ये। विंध्याचल और मध्य भारत की पहाड़ियों की तलहटी व निचले ढालों में ऐसे जलोढ़ शंकु आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ये नदियों के जो पर्वत के निचले इलाके होते हैं, ठीक है, उन्हीं इलाकों में ये नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप या नदियों के बहने के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। एक आकृति होती है जलोढ़ पंख, तो ये शंकु जैसी होती है, इसी को इसीलिए इसको जलोढ़ शंकु कहा जाता है। आगे देखिएगा 7वां प्रश्न, सामान्य विसर्पी मोड़ क्या होता है? तो जब नदी अपने प्रथम अपरदन चक्र के समय विसर्प का निर्माण करती है तो उसे सामान्य विसर्प कहा जाता है, ठीक है? और इसका निर्माण मुख्य रूप से नदी के क्षैतिज अपरदन के द्वारा होता है। सामान्य विसर्प के निर्माण के लिए कुछ सामान्य दशाएं होती हैं जिनके सुलभ होने पर ही विसर्प का निर्माण हो सकता है, ठीक है? ये दशाएं निम्नवत हैं, जैसे कि विसर्प के निर्माण के लिए प्रवण नदी में इतना बोझ हो जाना चाहिए या बोझ होना चाहिए कि नदी निक्षेप के साथ ही कुछ क्षैतिज अपरदन भी कर सके, पहली बात। दूसरी बात, नदियाँ जो बाढ़ के मैदान में प्रवाहित हो रही हैं उनके प्रवाह में बाधा का आना आवश्यक है, इससे उनके प्रवाह में छोटे-छोटे सामान्य मोड़ पड़ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं नदियाँ यहाँ से बहती आ रही हैं, आगे क्या हो जाए कोई जो है एक प्रकार से उसके मार्ग में बाधा आ जाए नदियों की, तो नदियाँ क्या करेंगी, अपना मार्ग जो होंगे इसे बदल देंगी, इस तरीके से बहने लगेंगी। फिर क्या हो, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर कोई बाधा आ जाएगी, फिर नदियाँ अपना मोड़ बदल देंगी, फिर इस तरीके से फिर ऐसे बदलेंगी, तो मोड़ बदलती जाती है, तो इस तरीके से नदी विसर्प का निर्माण करती रहती है। इसके अलावा सामान्य मोड़ों के आंतरिक, मतलब सामान्य मोड़ों के आंतरिक भाग यानी जो उत्तल किनारे होते हैं उन पर निक्षेप तथा बाह्य भाग पर अवतल, मतलब बाह्य भाग जो होता है अवतल किनारे के कटाव के कारण घुमाव बढ़ता जाता है। समान विसर्पों का निर्माण यही होता है। अस्पष्टता विसर्प के निर्माण तथा विकास के लिए निक्षेप तथा कटाव दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। निक्षेप और कटाव जब दोनों होगा नदियों के धाराओं में तो फिर क्या होगा, नदी विसर्प का निर्माण होगा। नदी विसर्प की चौड़ाई नदी की चौड़ाई की अपेक्षा 15 से 18 गुना अधिक होती है। विसर्प के विकास के साथ साथ उसका नदी के निचले भाग की ओर स्थानांतरण होता जाता है। तो ये नदी विसर्प की कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, गीज़र क्या होता है? गीज़र के बारे में बताएँ, फटाफट से बताएँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीज़र जो होता है उसमें गर्म जल होते हैं। गीज़र आपको देखते हैं घरों वगैरह में गीज़र लगवाते हैं बहुत सारे लोग, जो पानी को गर्म करता है। तो गर्म पानी की जो एक प्रकार से स्रोत होता है वही गीज़र होता है। तो गीज़र या इसको बोलते हैं उष्णोत्स, एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है। गर्म जल पाए जाते हैं गीज़र में, जिसमें समय-समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकला करती है। जलवाष्प एक गैस होती है वो निकला करती है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर के कुछ अवकाश के बाद गर्म, मतलब कुछ छुट्टी के बाद या कुछ समय के बाद गर्म जल कुछ ऊंचाई तक निकलने लगता है। ज्वालामुखी क्रिया के इस गौड़ रूप को ही गीजर कहते हैं। ज्वालामुखी मान लेते हैं वहाँ से फटा और दरार पड़ी अंदर से, तो अंदर का पानी जो होता है बाहर निकलने लगता है और पानी निकलता रहता है। उस प्रकार से वो गरम गरम पानी होता है और एक प्रकार से वो झील का आकार धारण कर लेता है, तो गीजर उसी को कहा जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। एक विद्वान के अनुसार अगर देखें
तो कहता है, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गीजर की परिभाषा। अब मान लेते हैं इस आपको नहीं पता कि गीजर की परिभाषा किसने क्या दी है, या किसी के विद्वान का नाम आप भूल गए, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक विद्वान के अनुसार। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कि गीजर गर्म जल का स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती है। कभी कभी उनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। तो एक प्रकार से ये होते हैं आपके गीजर। ठीक है, तो ये होते हैं गर्म जल के स्रोत। इसके अलावा आप मान लेते हैं फिर दूसरे विद्वान का आपको नाम नहीं पता है, आपको लिखना है कॉपी में दूसरे शब्दों में ऐसे लिख करके बना करके देखें, बनाने का ट्रिक देखें। एक विद्वान के अनुसार फिर दूसरे शब्दों में, गीजर जो होता है साविराम गर्म जल के स्रोत होते हैं जो कि समय समय से अपने मुख से गर्म जल की फुहारे वाष्प और मतलब फुहारे और वाष्प छोड़ा करते हैं, तो ये होते हैं गीजर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से उन्हीं दरारों से जो जल होता है वो निकलता रहता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, फुहारे टाइप का निकलता रहता है, फुहारा। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात होता है एक प्रकार से झरना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या कोई बाधा आ जाती है तो उससे क्या होता है, प्रपाती या लंबवत ढाल बन जाता है। तो जब बाधा आती है कोई मतलब मार्ग में, उसके कहते हैं पहाड़ों से नदियाँ बहती है, तो एक प्रकार से जब ढाल आता है तो एक बार क्या होता है, कुछ कुछ दुकान या कुछ पर्वत या कठोर चट्टान आ जाती है, तो जब वो कठोर चट्टान से नीचे गिरती नदी है तो एक प्रकार से झरना होता है, जलप्रपात होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो झरना या जलप्रपात बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व का प्रसिद्ध जो जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, ये सेंट लॉरेंस नदी घाटी में महान झीलों के क्षेत्र में ये एक प्रकार से नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। और ऐसा ही झरना है ये एक प्रकार से पूर्वी संयुक्त राज्य में अपलेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल की ओर एक ऐसे ही क्रम में झरने पाए जाते हैं जिस क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो इन्हें प्रपात रेखा के झरने कहते हैं। कुल मिलाकर के यही होते हैं जलप्रपात माने झरना, साफ साफ समझो। ठीक है, तो झरना क्या होता है, नदी के मार्ग में कोई बाधा आई, इसके कारण से क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं उनका पानी रुक जाता है और उसके बाद में फिर क्या होता है, वो उन्हीं चट्टानों के माध्यम से तीव्र गति से नीचे पानी गिरने लगता है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अफवाह प्रतिरूप क्या होता है? अफवाह माने होता है फैलाव। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नदी का जो फैलाव होता है उसी को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। नदी कितनी चौड़ी है वही उसका अफवाह प्रतिरूप होता है। तो किसी भी प्रदेश का क्षेत्र में अफवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं माने नदी की धाराओं की स्थानिक व्यवस्था को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। किसी भी प्रदेश की सरिताओं यानी धाराओं की अवस्थिति, संख्या और प्रवाह दिशा उस प्रदेश के धरातलीय ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों की विशेषताओं, विवर्तनिक कारकों तथा हलचलों, जलवायु संबंधी दशाओं, वनस्पति संबंधी विशेषताओं, इन सभी पर निर्भर करती डिपेंड होती हैं अफवाह प्रतिरूप। थॉर्नबरी महोदय कहते हैं कि अफवाह प्रतिरूप से आशय उस विशेष योजना से होता है जिसका निर्माण एक नदी की धाराओं के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। जैसे मान लेते कोई गंगा नदी बह रही है, मतलब गंगा नदी बह रही है, गंगा में आकर के इधर से यमुना मिल रही है, सोन मिल रही है, टोंस मिल रही है, तो मतलब सोन और तमाम प्रकार की नदियाँ जो होती गंगा नदी में, इधर से भी नदियाँ मिल रही, इधर से भी मिल रही, इधर से भी, इधर से ही गंगा नदी से बढ़ती चली आ रही है। तो आप देखिए गंगा नदी की चौड़ाई तो ये है ही, इसके अलावा इसका अफवाह प्रतिरूप क्या होगा, जितनी जो मतलब कि जितनी धाराएं मिल रही नदियों की, तमाम सारी नदियों का जो एरिया होता है पूरा का पूरा एक जाल क्रिएट करता है। सभी जो सहायक नदियाँ होती है, जो मेन नदी होती है, मुख्य नदी होती है, उन सभी नदियों के जो जाल या ढांचा जो क्रिएट होता है, एक प्रकार का जो जाल निकलता है, उसी जाल को बोला जाता है क्या, उसी जाल को बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं उसी जाल को, उसी जाल को बोलते हैं अफवाह प्रतिरूप। क्लियर। प्रोफेसर सबिंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी के बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। इन्होंने लिखा कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अफवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को ही अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। जो एक जाल या तंत्र का निर्माण होता है नदियों के मिलने से बहने से, तो एक प्रकार से वही होता है। ठीक है, अफवाह प्रतिरूप। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बरखान क्या है? बरखान की बात की जाए तो बरखान अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के ही विशिष्ट रूप होते हैं और इनका आकार चापाकार चापाकार इस प्रकार के, ठीक है, या इस प्रकार से, ठीक है, या नवचंद्राकार होता है। ठीक है, तुर्किस्तान में ये आपको अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं बरखान। बरखान मुख्यतः प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा अर्थात समकोण पर निर्मित होते हैं, यानी हवा से के द्वारा अपर्दन जब होता है मिट्टी का तो उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। और इनका पवनोन्मुखी ढाल उत्तल और पवनाभिमुखी ढाल अवतल होता है। और इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित 2 सींगें होती हैं जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली होती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं और इसका मतलब बीच में ऊंचा होता है बरखान और किनारे एक प्रकार से सींग टाइप का कुछ निकला होता है। बरखान की अगर बात की तो इसका निर्माण उस समय होता है
बरखान का निर्माण उस समय होता है जबकि रेत की पूर्ति तथा पवन का वेग दोनों सामान्य हो। ठीक है, तो सामान्य एक प्रकार से रेत और पवन का वेग जो है वो भी सामान्य होगा, तो बरखान का निर्माण होगा। बालू का स्तूप जो होता है ये भी हवा के द्वारा ही उड़ाई गई मिट्टी के द्वारा, या मिट्टी जब निक्षेपण होता है मिट्टी का, यानी मिट्टी जब छोड़ती है वायु, ठीक है, तो इस तरीके की बालू का स्तूप का निर्माण होता है। पवन के द्वारा रेत या बालू के निक्षेप से निर्मित डिब्बे या स्तूपों को बालिका स्तूप कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं एक स्थान पर बालू है, रेगिस्तान है, तो वहां पर हवा चली, बालू उड़ा और किसी दूसरे स्थान पर जाकर के बालू गिरा और एक आकृति बन गई, तो उसी आकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। क्लियर। और इन स्तूपों के आकार का स्वरूप में बड़ा अंतर होता है। यद्यपि बालू का स्तूप रेगिस्तानी भागों का प्रमुख स्थल रूप होते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बालू का स्तूप केवल रेगिस्तानी भागों में ही मिलते हैं। जहाँ कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है तथा पवन इतना शक्तिशाली होती है कि उनको निक्षेपित करके स्तूपों का निर्माण कर सके, वहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क यानी कि जो गर्म एरिया होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, उन भागों के अलावा जो सागर तटीय भाग होते हैं, सागर के किनारे वाले भाग, वहाँ पर जो झील के रेतीले तट होते हैं, वहाँ पर जो रेतीले क्षेत्र होते हैं, उन्हों से प्रभावित होने वाली जो सरिताएं हैं, उन्हीं के बाढ़ के क्षेत्रों में भी आपको एक प्रकार से बालू का स्तूप का निर्माण मिलेगा। ठीक है, निक्षेपण का मतलब होता है जो नदियाँ या वायु अपने साथ जो है मिट्टी या जो कंकड़ पत्थर उड़ा करके या बहा करके ले जा रही, नदियाँ बहा करके ले जाएंगी, हवाएं उड़ा करके ले जाएंगी, तो जब वो छोड़ती तो उसी को निक्षेपण बोला जाता है। निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, चाहे जल के द्वारा बात की जाए और चाहे वायु के द्वारा बात की जाए। ओके, तो बालू का स्तूप के स्वरूप तथा आकार में बड़ा अंतर होता है। इसका आकार गोल होता है, नवचंद्राकार होता है, अनवृत्ताकार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टेल क्वाइट एवं स्टेलिगमाइट ये क्या है? तो क्रास्ट प्रदेशों में कंदरा की छत से रिश्ता हुआ जल धीरे धीरे टपकता रहता है और इस जल में अनेक पदार्थ घुले रहते हैं। अधिक ताप के कारण से वाष्पीकरण होने पर जल सूखने लगता है तथा कंदरा की छत पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है। निक्षेप की आकृति पतले खंभ के रूप में हो जाती है, एक पतला खंभा के रूप में हो जाती है और जो क्रमशः फर्श की ओर विकसित होती है। इन्हें आकाशीय स्तंभ या इसके अलावा च्युतास्म या फिर इसको अंग्रेजी में स्टेलेक्वाइट कहते हैं। कंदरा की छत से टपकता हुआ जल फर्श और क्रमशः एकत्रित होता है रहता है। इससे फर्श पर भी स्तंभ जैसी आकृति बनने लगती है या धीरे धीरे छत की ओर विकसित होती है और इन्हें पातालीय स्तंभ या निश्चुतास्म या फिर स्टेलिगमाइट बोला जाता है। तो ये होते हैं स्टेगमाइट और स्टेलेक्वाइट और स्टेलिगमाइट। ठीक है, आगे देखिएगा, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है वो। अगला क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता की अगर बात करें तो वायु के किसी निश्चित तापमान तथा निश्चित आयतन में विद्यमान जो जल वाष्प की मात्रा होती है तथा उसी तापमान तथा आयतन पर वायु के जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है, इन्हीं दोनों की क्षमता के अनुपात को ही हम सापेक्षिक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को समझें तो वायु के निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य के जो अनुपात होता है उसी को सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, तापमान और आर्द्रता सामर्थ्य का सीधा संबंध होता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है और तापमान जब घटता है तो उसके घटने से आर्द्रता सामर्थ्य जो होती है वो भी घट जाती है। इसी कारण से क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता पर तापमान का विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे तापमान मतलब कि जब तापमान बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। जब तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, तो जब तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता में कमी आएगी और जब तापमान घटेगा तो क्या होगा, आर्द्रता में वृद्धि होगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे इस समय आर्द्रता में बढ़ोतरी है चूंकि तापमान कम है और गर्मी के महीनों में तापमान अधिक होता है, इसलिए सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो कम हो जाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सापेक्षिक आर्द्रता से के कम या अधिक होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत जब ऊंचा होता है तो वर्षा की संभावना मतलब रहती है और जब सापेक्षिक आर्द्रता के कम होने पर शुष्क मौसम बना रहता है, गर्म मौसम बना रहता है, वर्षा की संभावना कम रहती है। जब मौसम ठंडा होता है, आर्द्रता बढ़ती है, नमी बढ़ती है वायु में, तो इसके बाद में क्या होता है, वर्षा की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, प्रश्न है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की ये सबसे निचली परत होती है, वायुमंडल की क्षोभ मंडल।
विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर है। विषुवत रेखा मतलब जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है ये होती है। तो आप देखते हैं जो वायुमंडल है ये पृथ्वी पर ऐसे तो होगा वायुमंडल, मान लेते हैं ये है, ठीक है वायुमंडल। अब ये है वायुमंडल पूरा। तो आप देखेंगे जो क्षोभ मंडल है, ये इसी में आप देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कम एरिया में है, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कम एरिया में पड़ता है ये। तो इसकी ऊँचाई जो है विषुवत रेखा पर आप देखेंगे, विषुवत रेखा मतलब क्या होता है? अच्छा ध्रुवों पर, ठीक है? विषुवत रेखा पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो विषुवत रेखा पर आपकी ऊँचाई जो पड़ेगी 18 किलोमीटर पड़ेगी सबसे ज़्यादा। और ध्रुवों पर आप देखेंगे, ध्रुव पर यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से ऊँचाई जो होगी उसकी कम पड़ेगी, या यहाँ से आप देखेंगे कम पड़ेगी। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो होती है कम पड़ती है। तो वायुमंडल की यहाँ ध्रुवों पर आप देखते हैं यहीं से पड़ती है, और विषुवत रेखा से आप देखते हैं यहाँ से ऊंचाई बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है? समझ रहे हैं ना? यानी कि विषुवत रेखा से ऊंचाई 8 किलो मतलब 18 किलोमीटर होती है, और जो मतलब ध्रुवों पर ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर होती है। तो भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती हैं, और ऊंचाई की वृद्धि के साथ तापमान जो होता है घटता है क्षोभ मंडल में। 165 मीटर जब आप ऊंचाई पर जाते हैं पृथ्वी के ऊंचाई पर वायुमंडल में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, और यही सामान्य ह्रास दर जो होती है लगातार बनी रहती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में घटोत्तरी होती है। अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती हैं, जैसे कि बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब जो घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और यह 1.5 किलोमीटर की मोटी अस्थायी परत होती क्षोभ मंडल की, और इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल की हवा व संवहनीय धाराएं चलना बंद हो जाती हैं। तो आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल में मौसमी क्रियाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर तो उड़ता है, लेकिन जो हवाई जहाज़ वगैरह होती हैं वो क्षोभ मंडल से ऊंचे उड़ाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखें ताकि मौसम का प्रभाव उस पर कम पड़े। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सूर्य तप क्या है। सूर्य तप की बात किया है तो सूर्य तप यानी कि सूर्य के द्वारा जो विकिरण आती है, जो उष्मा आती है, उसी को यहाँ पर रोक लेना ही सूर्य तप होता है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप बोलते हैं। यह सौरिक ऊर्जा 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चल करके धरातल पर पहुंचती है। और टिवार्था एक भौगोलविदता है। उन्होंने कहा कि लघु तरंगों के रूप में संचालित एवं 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करती हुई धरातल पर पहुंचने वाली सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। जो सूर्य की ऊर्जा होती है जो वायुमंडल में आती है और वायुमंडल में प्रवेश करती है, उसके बाद में पृथ्वी के धरातल से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है और वायुमंडल में फिर एक प्रकार से फैल जाती है। वायुमंडल से बाहर वो उष्मा नहीं जा पाती, उसी उष्मा को सूर्य तप कहा जाता है। क्लियर? यानी ऐसी उष्मा, ऐसी विकिरण जो कि वायुमंडल में प्रवेश तो कर सकती है लेकिन वायुमंडल से बाहर नहीं जाती, उसी को सूर्य तप या एक प्रकार से सौरिक विकिरण बोलते हैं। क्लियर? सौरिक ऊर्जा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं। तो चक्रवात जो होता है उसमें निम्न दाब केंद्र में होता है, निम्न दाब एक प्रकार से केंद्र में होता है। अतिव हवाएं जो होती हैं, जो एक प्रकार से मान लेते हैं निम्न दाब, यहाँ पर ये निम्न दाब मतलब कि दो चीजें यहाँ पर देखेंगे। चक्रवात में निम्न दाब जो होता है केंद्र में होता है, तो यहाँ पर निम्न दाब होता है। इससे जब निम्न दाब जो होता है हवाएं तब क्या होंगी, बाहर से केंद्र की ओर चलेंगी, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, उच्च वायुदाब से, चूंकि उच्च वायुदाब जो होगा वहां से हवाएं हमेशा, यानी उच्च वायुदाब जो है यहाँ पर बाहर होगा, उच्च वायुदाब बाहर होगा, निम्न वायुदाब नीचे होगा, मतलब बीच में केंद्र में होगा। तो क्या होगा, हवाएं हमेशा मतलब कि क्या होंगी, बाहर से अंदर की ओर चलेंगी। और जब हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से हवाएं घूमने लगती हैं, तो इसीलिए चक्रवात आते हैं और नुकसानदायक होते हैं। जबकि जो प्रति चक्रवात होते हैं उसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, क्योंकि वहां पर जो प्रति चक्रवात होता है वहां पर यहाँ पर जो है बाहर जो होता है निम्न वायुदाब क्रिएट होता है और अंदर उच्च वायुदाब केंद्र पर क्रिएट होता है। इसीलिए हवाएं जो होती है वो उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, बहती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो ये कम विनाशकारी होता है प्रति चक्रवात। दूसरा अंतर ये कि चक्रवात में मौसम जो होता है वर्षा युक्त होता है। चक्रवात में मौसम मतलब कि पानी बरसने की संभावना बनी रहती है, मौसम में अनियमितताएं मिलती हैं आपको चक्रवात के दौरान। जबकि प्रति चक्रवातों में मौसम एकदम से साफ रहता है, वायु स्थिर रहती है, मौसम एकदम से शुष्क यानी गर्म रहता है। तो ये रहा कुछ चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर जो मैंने आपको बताया।
आगे देखिए 18 प्रश्न है, 18 नंबर, वर्षा के प्रकार बताएं। तो वर्षा के लिए वायु का संतृप्त होकर के संघनन होना वायु का बहुत जरूरी होता है। संघनन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा होती है। उषांक के बाद वायु के ठंडी होने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है और वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना आवश्यक होता है। तो आप देखते हैं हवाएं जब गर्म होती हैं तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके वो जा करके वातागर का निर्माण करती है और वहाँ पर वायु जो गर्म हवाएं यहाँ से गई हैं वो ठंडी हवाओं से मिलती हैं, तो एक प्रकार से क्या होती हैं, वहाँ पर वो संघनित होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से जल की बूंदों का निर्माण होता है। ठीक है, और पानी फिर बरसता है। तो वायु मतलब कि वायु मतलब कि 3 प्रकार ऊपर उठती है। इन आधारों पर वर्षा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और चौथी होती है चक्रवातीय वर्षा। तो ये होती है एक प्रकार से 4 प्रकार मतलब 3 प्रकार की वर्षा, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी पर्वतीय इलाकों में जो वर्षा होती है अलग विधि से होती है। संवहनीय वर्षा जो होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मतलब कि जब गर्म हवाएं ऊपर उठ करके संघनित होती हैं और उसके बाद बरस जाती हैं तो वो संवहनीय वर्षा कहलाती है। चक्रवातीय वर्षा क्या होती है, जो चक्रवात के दौरान होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूने की एक ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल पॉलिप्स नामक सागरीय जो जीव होते हैं उन्हीं की जो हड्डियां या कंकाल होते हैं उन्हीं से बनाई जाती है। महासागरों में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य मूंगे निवास करते हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है और वह मतलब यह अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है। परंतु जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, एक एक करके अनेक प्रवाल जो होते हैं मरते जाते हैं और उनके ऊपर एक प्रकार से ऐसे जो है मतलब कि जो प्रवाल जो होता है वो बनाया जाने लगता है, मतलब कि उसके ऊपर खोल चढ़ाई जाने लगती है। एक खोल के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी तरीके से खोल चढ़ती जाती है। इस क्रिया के लंबे समय से चलने से एक विस्तृत भित्ति बन जाती है। उसी भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। आप देखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो कोरल द्वीप है बड़ा फेमस है। आप अपने भारत में जो लक्षद्वीप महासमूह है वो भी प्रवाल द्वीप ही है, प्रवाल भित्तियों के द्वारा ही बना है। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एटाल, एटाल क्या है भाई। तो एटाल जब प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या अंगूठी के आकार का हो जाता है तो उसे हम एटाल बोलते हैं। तो अंगूठी के आकार का या एक प्रकार से ऐसे बोले तो ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या हो जाता है, वही होता है आपका क्या, एटाल बोलते हैं इसी आकृति को। ठीक है, इसका विकास मुख्यतः द्वीप के चारों ओर तथा मतलब कि चारों ओर तथा गौड़ रूप से जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में देखने को मिलता है। इसमें भी कई स्थानों पर ज्वारीय प्रवेश मार्ग बने होते हैं। इस प्रवाल भित्ति के बीच में लैगून की स्थिति मिलती है जिसकी ऊंचाई लगभग 50 से लेकर के 70 फैदम रहती है। एटाल के ऊंचे उठे हुए भागों पर ताड़ और नारियल के वृक्ष भी मिलते हैं। एटाल लाल सागर में और इसके अलावा एंटीलीज सागर में, जावा सागर, दक्षिण चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर, ये सभी में आपको एटाल की जो आकृति है वो आपको देखने को मिलती है। तो प्रवाल भित्ति का आकार जब घोड़े के नाल के जैसे हो जाता है, अंगूठी के आकार का हो जाता है, तो उसी को एटाल कहते हैं। प्रवाल भित्ति ही होती है एक प्रकार की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया सागर में और इसके अलावा एंटीलीज सागर में, एटाल सागर में, एटाल लाल मतलब लाल सागर में एटाल पाया जाता है। एंटीलीज सागर में, जावा सागर में, दक्षिण चीन सागर में, ऑस्ट्रेलिया सागर में यहाँ सब पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो फूरा फूटी एटाल इसका अच्छा उदाहरण माना जाता है। एटाल कई प्रकार के होते हैं। एटाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसी एटाल जो चारों ओर से वलयाकार होती हैं और जिनके बीच में दीप नहीं पाया जाता, तो पहला प्रकार ये। दूसरा प्रकार ये होता है एटाल का कि वलयाकार एटाल जिनके मध्य में दीप पाया जाता है वो होता है आपका वलयाकार एटाल। तीसरा होता है, तीसरे प्रकार की वह एटाल जिसके मध्य में दीप तो नहीं होता परंतु बाद में तलछट द्वारा इसका निर्माण हो जाता है, तो ये होते हैं आपके एटाल। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा की बात किए तो महासागरीय जल में कई प्रकार से गतियाँ होती रहती हैं जिनमें ज्वार भाटा प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट है और अपना अलग महत्व रखता है क्योंकि इनके या इसके द्वारा सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से क्या होता है, महासागरीय जल के ऊपर उठने, आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे गिरने और पीछे हटने को भाटा। जैसे समुद्र का जल जब ऐसे लहरों में आगे बढ़ता है तो उसकी ऊंचाई उफान को एक प्रकार से ज्वार,
ठीक है, और उसकी गिरावट को भांटा, उफान को ज्वार, मतलब लहरों के उठने को ज्वार और लहरों के बैठने को भांटा। लहरें एक बैग आती हैं समुद्र की ओर से, आप देखते हैं बीच वगैरह पर लहरें आती खूब तीव्र गति से ऊंची उठ करके, फिर उसके बाद में क्या होती हैं, फिर पीछे की ओर जाती हैं और गिरती हुई जाती हैं लहरें, नीचे की ओर दबती हुई चली जाती हैं। तो ये एक प्रकार से ये होता है भांटा। तो ज्वार होता है उफान और भांटा होता है गिरावट। आगे देखिएगा, और ये मतलब कि चंद्रमा का जो बल है उसके कारण से भी होता है, और उसके अलावा पृथ्वी जो अपने स्थान पर घूर्णन कर रही है, घूम रही है एक तरफ, मतलब घूम रही है, उसके कारण उसके परिणाम स्वरूप भी जो है ये ज्वार भांटा जो होते हैं समुद्रों में आया करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर देखेंगे, महासागरीय जल की लवणता के बारे में बताएं। तो प्रोफेसर सबिंदर सिंह का मानना है कि सागरीय जल के भार और इसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। और इसी संदर्भ में ओमानी महोदय कहते हैं कि समुद्री जल में पाए जाने वाले समस्त लवणों के योग को ही लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुलित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को सागरीय लवणता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सागरीय लवणता होती महासागर की। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महासागरीय संसाधन क्या है। तो महासागरों के सतह से जो है तली तक आप देखते हैं विद्यमान जैविक तथा अजैविक तत्वों को, जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है या करेगा, सागरीय संसाधन कहा जाता है उसी को। और सागरीय संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका पुनः निर्माण संभव है। ठीक है, तो इस तरीके से महासागर में के नीचे आप देखते हैं बहुत सारे जो है जीव रहते हैं, बहुत सारे मतलब जंगल भी आपको अंदर दिखेंगे, बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पहाड़ पर्वत, ये सब आपको दिखेंगे महासागर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम। तो एक धारा है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म धारा होती है, मैक्सिको की खाड़ी से ग्रांड बैंक तक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई ये धारा है। या फ्लोरिडा जल डबरू मध्य से लेकर के हेटरस आंतरिक होती हुई अमेरिका के तट के सहारे ग्रांड बैंक तक चली जाती है। और आपको बता दूं इस धारा की खोज करी थी पोंस डी लियोन के द्वारा। कब करी गई थी? 1513 ईस्वी में की गई थी इसकी खोज। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस धारा के दाहिनी ओर सारगेसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवाल या ठंडी जलराशि मिलती है। यह ऊपरी विषुवत रेखा के ही आगे का भाग होती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लेब्राडोर की ठंडी धारा का जल इससे आकर के मिल जाता है। तो ये है आपकी कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। और किस की है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से लेकर के ग्रांड बैंक तक जो है ये बहती है, ये धारा मैक्सिको की खाड़ी की। 25 नंबर क्वेश्चन से वायु राशियाँ क्या होती हैं? वायु राशि जो होती हैं वायुमंडल के उस घने तथा बड़े भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज अवस्था में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं देखी जाती हैं या होती हैं। वायु राशियों में धरातल की आर्द्रता एवं तापक्रम संबंधी विशेषताएं समाहित होती हैं। अतएव जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं वायु राशियाँ, वहाँ के तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन कर देती हैं, ये होती वायु राशियाँ। 26 नंबर क्वेश्चन से बायोम या जियोम क्या है? तो बायोम जो होता है स्थलीय और जलीय आवास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो विशिष्ट पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर भूपटल के अन्य क्षेत्रों से अलग होता है। बायोम में सामान्यतः स्थलीय भागों के पादप और जो प्राणी समुदाय होता है उसका पारिस्थितिकी रूप में अध्ययन किया जाता है, ये जीवोम के अंतर्गत। बायोम से अभिप्राय जीवन से होता है। संबंधित प्राणियों तथा पादपों के बृहद प्राकृतिक सहवास जो पृथ्वी पर दूर दूर तक क्षेत्रों में बसे हुए हैं या बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हीं को बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम जो होता है पादपों और प्राणियों का विशिष्ट समुदाय बोल सकते हैं उसको, कि जो प्राणी होते हैं यानी कि जो सजीव जो लोग होते हैं, चाहे मनुष्य चाहे जंतु की बात करें, और चाहे पादप जो होते हैं कवक वगैरह से लेकर के अमीबा पैरामीशियम ये सब जो होते हैं वो सब भी। ठीक है, तो उन सभी का विशिष्ट समुदाय होता है जो कि समान जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, विस्तृत होते हैं। एक बायोम में जलवायु की समानता के कारण ही वनस्पति प्राणी एवं उनका जीवन समानता समान होता है। प्रमुख वनस्पति समुदायों से रिलेटेड होने के कारण से ही पारिस्थितिक मतलब जो पारिस्थितिकविद हैं उन्होंने इसे बायोम नाम दिया। पीटर हैगेट कहते हैं कि बायोम जो है पृथ्वी के बृहद पर्यावरणीय कटिबंध हैं जो कि सुस्पष्ट पादप आवरण द्वारा चिन्हित होते हैं। दूसरे विद्वान है क्लीमेंट और रोफई, उन्होंने कहा कि बायोम एक जैव समूह होता है जो कि भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप तथा जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है। ये है आपका बायोम। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
जैवमंडल के बारे में बताएं। जैवमंडल की अगर बात की जाए तो रूसी जीव वैज्ञानिक हैं वर्नाडस्की, उन्होंने 1919 ईस्वी में जीवमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग किया और व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था। जैवमंडल की प्रमुख परिभाषाओं में खास करके डब्ल्यू के अनुसार जो परिभाषा है बड़ी फेमस है। उन्होंने कहा डब्ल्यू जी मूर ने कि जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस भाग के लिए किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न स्वरूपों का आवास यानी हैबिटाट है तथा वर्गीकरण की दृष्टि से यह 3 भौतिक मंडलों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के अलावा है। यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक प्रकार से बोले तो इन तीनों को समन्वित रूप से हम जैवमंडल को बोलते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक्स या विवर्तन की थ्योरी क्या है। स्थलीय दृढ़ खंडों या भूखंडों को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को ही प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की कहते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की उत्पत्ति 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य है आपका महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन लगातार बढ़ रहा है इधर उधर। ठीक है। दूसरी बात सागर तली का प्रसरण। ये 2 एक प्रकार से तथ्य होते हैं जिनके आधार पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। आपको बता दूं स्थल मंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेटों के द्वारा निर्मित माना गया है। आगे देखिए भ्रंशन क्या होती है। 29 नंबर क्वेश्चन से भ्रंशन क्या है, फटाफट से आप बताने का काम करेंगे। भ्रंशन किसे कहते हैं? तो जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है तो खिंचाव जो होता है वो अति तीव्र होने के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ की चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त टूट भी जाती हैं और इस प्रकार खिंचाव के कारण वलन निर्मित होता है और तनाव से दरारें तथा संधि बन जाती है। कठोर चट्टान के वलन के तल को भ्रंश तल कहा जाता है। तो ये होते हैं आपके भ्रंश। भ्रंश माने एक प्रकार से दरार या गड्ढा, एक प्रकार से दरार टाइप का। अगला प्रश्न आप देखें ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी को सेपरेट वीडियो में मैंने समझाया है, हालांकि यहाँ पर रिवीजन के लिए मैंने प्रश्न को रखा। तो ज्वालामुखी की अगर बात की है तो ज्वालामुखी के शाब्दिक अर्थ से यह भ्रम होता है कि ज्वालामुखी से आग की लपटें बाहर निकलती हैं। वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के कारण आग की लपटों का भ्रम हो जाता है। ज्वालामुखी में ज्वलनशील गैसें जरूर निकलती है लेकिन एक लपट नहीं निकलती, लावा निकलता है। कुछ लोग ज्वालामुखी का अभिप्राय ज्वालामुखी से निस्तृत लावा के जमाव से उत्पन्न शंक्वाकार पर्वत से लगाते हैं, किंतु यह भी गलत धारणा है। वास्तव में ज्वालामुखी शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम या प्रतिफल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी जो होती है ज्वालामुखीयता क्रिया होती है। ठीक है। यानी कि जो उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर से, एक प्रकार से जो मैग्मा अंदर है उसमें एक प्रकार से वो दरारों के माध्यम से बाहर आता है तो विस्फोट होता है। विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो दरार एक प्रकार से ये होने लगता है, ये बहने लगती है लावा जो होता है बाहर निकल करके। जब मैग्मा से जलवाष्प से निकल जाता है तो उसी को लावा बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है लगातार ये फैलने लगता है। तो ऐसे से फैलते फैलते क्या होता है, कभी कभी पठार का निर्माण हो जाता है, कभी कभी शंक्वाकार एक प्रकार से क्या हो जाता है, एक प्रकार से पर्वत का निर्माण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जिस छेद से एक प्रकार से निकली है ज्वालामुखी, ठीक है, उस छेद को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्रेटर। और जिस छेद से ज्वालामुखी निकली है उसको बोलते हैं क्रेटर। और जब ये क्रेटर जो एक प्रकार से कई बार इसी क्रेटर में विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो गड्ढा जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। उसी बड़े गड्ढे को हम कालडेरा बोलते हैं। और उसी गड्ढे में जब बारिश का महीना आता है तो पानी भर जाता है, तो उसी को हम कालडेरा झील कहते हैं। ठीक है। मोंक हाउस कहते हैं कि ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र या वे छेद होते हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, वो ज्वालामुखी होता है। वारेस्टर कहते हैं कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर के पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा कि सैलखंड ये सब भूपटल पर निस्तृत होते हैं या भूपटल पर आते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है भूकंप के बारे में। भूकंप किसे कहते हैं? तो सामान्यतः भूकंप 2 शब्दों से मिलकर के बना है, भू और कंपन, यानी जिसका मतलब होता है भूमि का कांपना है, भूमि का कंपन करना। मतलब कि पृथ्वी का आकस्मिक हिलना ही भूकंप कहलाता है। अभी कुछ दिनों पहले आया था। पृथ्वी का धरातल कई शक्तियों के द्वारा प्रभावित होता है और यह शक्तियाँ कुछ रचनात्मक होती हैं तो कुछ विनाशात्मक होती हैं। भूकंप को धरातल की विनाशात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है और यह धरातल पर अचानक या आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न होने से
मतलब उत्पन्न होने से समाप्त होने तक धरातल में विशाल रूप में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये होता है आपका एक प्रकार से क्या भूकंप। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, भूकंप की परिभाषा दी है सेली सबरी ने। कहा कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो वही भूकंप होता है। स्टेलर कहते हैं कि मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन के द्वारा हिलना ही भूकंप होता है। ठीक है, तो मानव के द्वारा धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना ही भूकंप कहलाता है, ये बताया स्टेलर महोदय ने। ये होता है मतलब कि भूकंप। अगला पॉइंट है आपका भू संतुलन। भू संतुलन किसे कहते हैं, 32 नंबर प्रश्न है। भू संतुलन की बात किए तो आप देखते हैं एक तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं गहरे गहरे समुद्र के गर्त हैं। ऐसे सबसे गहरी जो खाई है वो कितनी है, 11,000 किलोमीटर की खाई है, 11,033 मीटर। ठीक है, यानी 11 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर यानी 8,848 या 8,800 जो है 50 मीटर की अगर बात करें तो ये मीटर जो होता है आपका, ये ऊंचाई मतलब एक प्रकार से क्या है, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो 8,000 मतलब कि 8 किलोमीटर ऊंचा है, यानी लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, क्योंकि 11 किलोमीटर जो है गहराई में मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, दोनों की जो गहराई और ऊंचाई है, इन्हीं में तालमेल बैठाना ही एक प्रकार से तालमेल रहना ही भू संतुलन होता है। क्लियर। धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलें स्थित हैं, जिनके उच्चावचन में काफ़ी अंतर पाया जाता है, फिर भी वे आकृतियाँ एक निश्चित नियम के आधार पर धरातल पर स्थित हैं। इस प्रकार भूतल के मतलब कि समतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे ऊँटे मतलब ऊंचे ऊँटे भागों जैसे कि पर्वत, पठार आदि तथा नीचे धंसे हुए पदार्थ, झीलें और तमाम प्रकार के महासागरों के गर्त, उनके मध्य में स्थिरता की दशा जो पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं भूमि का संतुलन या भू संतुलन। त्रिवार्ता कहते हैं कि क्या बोलते हैं, त्रिवार्ता कहते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों यानी पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील, समुद्र में भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन कहते हैं। जब इन सभी में तालमेल बना रहता है गहराई और ऊंचाई वाले जो है चीज़ों में, तो एक जान लीजिए कि भौतिक जो संतुलन या जो भू संतुलन है वो अच्छा रहेगा। भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं डट्टन। ठीक है, उन्होंने करा था 1889 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है अपक्षय क्या है। अपक्षय किसे कहते हैं, तो चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरने व नष्ट होने की जो क्रिया होती है उसी को अपक्षय कहते हैं। तो चट्टान क्या हो, अपने ही स्थान पर टूट करके बिखर जाए और वो नष्ट हो जाए चट्टान, तो उसको अपक्षय बोलते हैं। किसी चट्टान का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। प्रोफेसर सबिंदर सिंह कहते हैं कि चट्टानों को भौतिक क्रियाओं के द्वारा अपने स्थान पर विघटित होकर नष्ट होने तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वियोजित होने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। और अपक्षय के परिणाम अपक्षय जिन चीज़ों से होता है, जैसे मान लेते हैं जल के द्वारा हुआ या वायु के द्वारा हुआ या किसी अन्य चीज़ के द्वारा हुआ। अपर्दन जो होता है वो क्या होता है, वो जब वही टूटी जो अपक्षय के द्वारा टूटी हुई पदार्थ होंगे वो जब नदियों के साथ या वायु के साथ बहे या उड़े तो वही चीज़ क्या होती है, वही क्या होता है भाई, वही होता है आपका अपर्दन। ठीक है, भूसन्नति को समझे क्या होती है। 34 नंबर प्रश्न, भूसन्नति। भूसन्नति की बात की है तो लंबी, सकरित एवं उथले जलीय भाग को भूसन्नति कहते हैं। हॉग के अनुसार भूसन्नति लंबी, सकरी एवं उथली जलीय भाग होती है जिसमें लगातार अवसादों का जमाव होता रहता है, जिससे उनकी तली में निरंतर धसाव होता रहता है। भूसन्नतियों से ही वलित पर्वतों का निर्माण माना जाता है कि वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नति के द्वारा ही हुआ है। भूसन्नति का मतलब एक गड्ढा, एक पतला गड्ढा जिसमें मलबे आकर के गिरते थे। ठीक है, जियो सिंक्लाइन कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्लियर। तो भूसन्नति की अगर बात की जाए, जियो सिंक्लाइन ये लंबी, सकरी और उथली जलीय भाग होते हैं, उन्हीं को भूसन्नति बोलते हैं। ये गहरा होता है, नदियों का जल इसी में आकर के गिरता है तो गड्ढा बना रहता है और जो मलबा होता है वो भी इसी गड्ढे में आकर करके गिरता रहता है। और इस कारण से क्या होता है, यही से कारण से वलित पर्वतों का निर्माण, लोगों ने कहा कि वलित पर्वतों का निर्माण इसी से हुआ। इधर से भी प्रेशर पड़ता है, इधर से भी प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा, जब इधर इधर एक प्रकार से प्रेशर दबाव पड़ेगा तो दबाव क्या होगा, ये इधर की ओर मोशन देगा, इसको या करके आपस में टकराएंगे, ये धरातल इससे, ये धरातल इससे, तो क्या होगा, जो बीच में जो मलबा भरा हुआ था, नदियाँ ला करके अपने साथ बहाती थी, वो ऊपर उठेगा और इस तरीके से एक पर्वतों का निर्माण कर देगा। इसी पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, 35 नंबर प्रश्न है।
प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है तापक्रम की विशेषता बताएं। तो सामान्य नियम के अनुसार परिवर्तन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम घटता जाता है, परंतु इस समान तापमान के विपरीत कभी कभी काल्पनिक या स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम भी टेम्परेचर जो होता है बढ़ता जाता है। इसे ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। इस सिद्धांत के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत तथा उसके ऊपर गर्म वायु की परत स्थित हो जाती है और इस स्थिति या दशा को तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फियोर्ड तट क्या होता है? फियोर्ड वास्तव में पूर्वकालीन घाटी अ, हिमानियों यानी कि हिमानी माने होता है ग्लेशियर, तो उन्हीं ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई यू आकार की जलमग्न घाटियाँ होती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का और ध्रुवीय द्वीपों के किनारे प्लीस्टोसीन हिमयुग में सागर तल के नीचे ये स्थित होते हैं। तब यहाँ की घाटी हिमानी बर्फ के अधिकतर विस्तार के कारण सागर तट तक ऊपर आई थी। बाद में तापमान बढ़ने, बर्फ पिघलने और सागर तट के ऊपर उठने से ऐसी घाटियाँ पानी में डूब करके तट का भाग बन जाती हैं और इन्हें फियोर्ड तट कहा जाता है। ये तट जो होते हैं लंबे होते हैं, सकरे होते हैं, खाई जैसे होते हैं और इनके किनारे खड़े ढाल होते हैं, तो खाई टाइप के होते हैं, उनके किनारे बड़े खड़े ढाल होते हैं, वो होते हैं फियोर्ड तट आपके। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है हिमोड यानी कि मोरेंस क्या है? हिमोड या हिमनद की बात करें या मोरेंस की बात करें तो हिमनद अपने 7 बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर के बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। जो हिमनद होता है, नदियाँ जो होती हैं, जो पर्वत मतलब बर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो, इन पदार्थों को जब हिमनद बहा करके नहीं ले जा पाता है हिमोड मतलब मोरेंस को, तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद के द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड कहा जाता है और उन्हें टिल की मात्रा सर्वाधिक होती है इनमें। और हिमोड का निक्षेप हिमनद के विभिन्न भागों में होता है। हिमोड टिल के जमाव से निर्मित स्थल लूप होते हैं जो लगभग 1000 फीट या उससे भी ऊंचे होते हैं। हिमोड लंबे कटक के रूप में निक्षेपित होते हैं। ये बात भी ध्यान रखें, तो ये होते हैं आपके हिमोड। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 38 नंबर ड्रमलिन क्या होता है? तो ड्रमलिन जो होता है वो जो हिमनद होता है, ग्लेशियर होते हैं, उनके निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से एक है। ड्रमलिन जो होता है गोलास मृत्तिका के द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का आकार, ड्रमलिन का ढाल जो होता है असमान होता है। हिमनद के मुंह के या मुख की ओर का भाग जो होता है खड़े ढाल वाला और खुरदरा होता है, परंतु दूसरा पार्श्व जो होता भाग होता है वो मंद ढाल का होता है। ठीक है। ड्रमलिन की अक्षय रेखा समान रूप से हिमनद की दिशा के समानांतर होती है। ड्रमलिन की रचना मुख्य रूप से गुलास मृत्तिका से हुई रहती है और इसके मध्य में छोटे छोटे गड्ढे तथा बेसिन पाई जाती है। ये होते हैं आपके इंसेलबर्ग, सॉरी ये क्या होते हैं आपके इंसेलबर्ग, बिल्कुल ठीक है, सॉरी ड्रमलिन। ये क्या होते हैं? ड्रमलिन होते हैं आपके। इंसलबर्ग क्या होता है इसको समझें। इंसलबर्ग की अगर बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो एरिया जिसमें बालू होती है वो मरुस्थलीय एरिया। तो मरुस्थलीय एरिया में अपरदन की अंतिम दशा में कुछ कठोर चट्टानी गुंबद पाए जाते हैं। रेत के समुद्र में इन्हें द्वीप की भांति देखा जाता है इंसलबर्ग को। या इनमें चट्टानी संरचना समानता लंबवत होती है और ये प्रायः ग्रेनाइट या नीच चट्टानों से बने होते हैं। और ऐसे इंसलबर्ग दक्षिणी अफ्रीका सहारा मरुस्थल में आप देखने को मिलेगा। और दक्षिणी अफ्रीका की थ्री सिस्टम इंसलबर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये होते हैं इंसलबर्ग, ठीक है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन की अंतिम दशा में कुछ कठोर चट्टानी गुंबद पाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। 40 नंबर प्रश्न है भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र बताएं। तो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र जो होता है मुख्यतः भौतिक पर्यावरण और परिवेश के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित रखता है या रिलेटेड है, जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध विभिन्न प्रकार के भौतिक विज्ञानों से है। और इसके विषय क्षेत्र का मूल आधार मानव तथा भौतिक पर्यावरण होता है, जिसके तत्व एक दूसरे को पारस्परिक क्रिया के द्वारा प्रभावित करते हैं। चूंकि ये दोनों तत्व परिवर्तनशील होते हैं,
अतएव इनके पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन होता रहता है और इसके फलस्वरूप भौतिक भूगोल को कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और जिसके विषय क्षेत्र परंपरावादी और जो है सह संबंधित कायिकवाचिक मानसिक जो बोला जाता है, सॉरी, कायिकवाचिक मानसिक वो अलग बात निकल गई मेरे मुंह से। आप देखें तो जो भौतिक भूगोल होता है इसके विषय क्षेत्र में आप देखते हैं, इसके विषय क्षेत्र में आप देखते हैं भौतिक भूगोल में जैसे कई सारी चीज़ें जो भौतिक भूगोल का सिलेबस आप पढ़ते हैं उन सभी चीज़ों में शामिल होता है भौतिक भूगोल की चीज़ों में, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी से लेकर के आपका मतलब हर एक चीज़ जल धाराओं से लेकर के जैवमंडल स्थल मंडल, ठीक है। कुल मिलाकर के जैवमंडल स्थल मंडल मतलब जैवमंडल में सारे मंडल आ जाते हैं, तो स्थल मंडल, वायुमंडल और एक प्रकार से जलमंडल, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महासागरीय निक्षेप या महासागरीय कचरा जो होता है वो क्या है, या महासागरीय जो मलबा उसी को निक्षेप बोलते हैं, मलबे को। तो अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहा जाता है, परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो तो उसको महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। महासागरीय तली में महासागर का निक्षेप क्यों होता है, मतलब कि महासागर मतलब इसका महासागरीय निक्षेप का नदियों के द्वारा जो मलबे बहा करके लाए जाते हैं तो कुछ मलबे रास्ते में छूट जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ का निर्माण करते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समुद्र में जाकर के गिरती हैं, कुछ मलबे, तो वही मलबे जो होते हैं जाकर के समुद्र के तल में जम जाते हैं, वही होते हैं महासागरीय निक्षेप, ठीक है। महासागरीय निक्षेप असंगठित अवसादी पदार्थों के बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर में कई स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्ति स्थल, स्वभाव, परिवहन और वितरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेपीज क्या है। लेपीज की अगर बात करें तो इस प्रकार की आकृति क्रस्ट प्रदेशों में भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती, क्रस्ट वाला एरिया जो होता है उसी में भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो पानी है उसके द्वारा बनाई जाती है, और इसमें घोल क्रिया के द्वारा चाक क्षेत्र की खड़ी संधियों या जोड़ों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। बीच बीच में अनुशीलन मतलब कि जो है आघूलनशील और कठोर भाग खड़े रह जाते हैं। यह संरचना नुकीली, कांटेदार एवं बहुत ही विषम धरातली वाली होती है। इस प्रकार के खड़े किंतु पहले मतलब पतले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से संकरी दरार द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की आकृति को ही लैपीज कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन से जो है ये क्या है भाई, प्लाया किसे कहते हैं, तो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में नदी नाले जो बहते हैं उसका पानी मरुस्थल व बालू के जमाव में ही फैल करके सोख लेता है। जिन भागों में नदी नालों का पानी इकट्ठा होता रहता है वहाँ उसके साथ नमक या क्षार भी जमा हो जाते हैं, अतः वहाँ पर मिट्टी के जमाव में नमक सम्मिलित होने से वहाँ कठोर परत के जमाव इकट्ठे होते जाते हैं, और वर्षा के दिनों में पानी भरने के लिए या पानी भरने यहाँ खारे दलदल बन जाते हैं, और इसमें जो है प्लाया में ये सब सिस्टम नहीं रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न, प्राथमिक तरंगों के बारे में बताएं क्या है। प्राथमिक तरंगों को अंग्रेजी में या शॉर्ट फॉर्म में प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है, तरंगे यहाँ की एक प्रकार से या प्राइमरी लहरें। तो यह तरंगे भूकंप मूल रूप से उत्पन्न होकर के धरातल पर जो होती हैं सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। यह लंबवत रूप से चलती हैं और इनकी गति सर्वाधिक तीव्र यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्थाओं में गति करती हैं। अंतर केवल इतना है कि घनत्व के आधार पर इनकी गति में अंतर हो जा रहा मतलब कि हो जाता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ में इसकी गति तीव्र तथा द्रव पदार्थ में गति मंद हो जाती है, और इसी मंदता और धीमता से ही भूकंप का पता लगाया जाता है पी तरंगों के माध्यम से, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे भी कहते हैं। यह एक मात्र ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के क्रोड तक पहुंचती है। 45 नंबर प्रश्न, धरातली तरंगे या यस लहरें क्या होती हैं। धरातली तरंगें यस तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं।
या केवल धरातलीय सतह पर चलती रहती हैं, जिसके कारण से हमें धरातलीय तरंगे मतलब कहते हैं इनको। ठीक है, अंग्रेजी के यल अक्षर के द्वारा व्यक्त किए मतलब कि व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन तरंगों की गति सबसे मंद अर्थात 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह तरंगे भूकंप के अधिक केंद्र से प्रारंभ होकर के धरातलीय सतह पर चारों ओर चलती है तथा पुनः मतलब कि अधिक केंद्र पर वापस आ जाती है। यह ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं, जो धरातलीय तरंगे होती हैं, परंतु गहराई में जाने पर ये लुप्त हो जाती हैं। यस तरंगे सेकेंडरी तरंगे, यह तरंगे बहुत अधिक झटके दे करके चलती हैं, जिसके कारण से इनसे सर्वाधिक धन जन का नुकसान ये ज़्यादा होता है। इस धरातल पर विनाश का कारण जो है यल तरंगे होती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है, जैविक अनुक्रम क्या है? फटाफट से आप बताएंगे जैविक अनुक्रमण क्या होता है। जैविक अनुक्रमण की बात करें तो जैविक अनुक्रमण को एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसके कारण किसी स्थान पर निवास कर रहे जैविक समुदाय या उस स्थान पर कहीं और से विसरण द्वारा प्राप्त जैविक समुदायों में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन आने लगते हैं, और इस परिवर्तन में वह जैविक समुदाय यानी जंतु और पादप जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ यदि स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं तो जीवित रहते हैं, अन्यथा शेष समाप्त हो जाते हैं। तो जैविक अनुक्रमण यही बताता है। ठीक है, जो जैविक समुदाय जीवित रह जाते हैं उन पर बाद में होने वाले अनेक प्रकार के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो एक प्रकार से इसमें इसको अनुकूलन नहीं कर पाते, अपने आप को सेट नहीं कर पाते, वो एक प्रकार से मतलब कि वो मारे जाते हैं या उनका कोई महत्व नहीं रहता है। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, टार्न झील या सार्क झील के बारे में बताएं। सार्क का नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है, और यदि मतलब इसी भांति हिमानी के पेंदे में जब बहते बर्फ के साथ मोरेन जकड़े रहते हैं, तब वह पेंदे में मुलायम चट्टानों को काट छाट करके गड्ढा बना देते हैं, और ऐसे गड्ढे में बर्फ के हट जाने के बाद में पानी भर जाता है, तो इन्हें ही टार्न झील कहते हैं। तो ये बर्फ के टुकड़े जब उसी में बहते हैं तो उसी के द्वारा फिर ये सार्क झील या टार्न झील का निर्माण होता है। ये रही कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें थी, टॉपिक थी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। भौतिक भूगोल की परिभाषा वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी बताया, तो भौतिक भूगोल की परिभाषा आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। और आप सभी का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। धन्यवाद।